नमस्कार, डीबी लाइव बिहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अंशिता इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में इस समय जो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है वो है छात्रों का आंदोलन। बीते दिन छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, बीपीएससी की परीक्षा के खिलाफ अपना विरोध जताया। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों ने नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया था, जिसे लेकर काफी ज्यादा गहमागहमी देखी गई। छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ और काफी कुछ देखा गया। इस बीच अब खबर यह आ रही है कि छात्रों के इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। और छात्रों ने यहां तक कि नीतीश सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि फिलहाल तो उनका आंदोलन थम गया है, लेकिन अगर दिलीप कुमार को जल्दी से जल्दी रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे और एक बार फिर छात्र अपनी मांगों को लेकर डट जाएंगे। जिसके बाद नीतीश सरकार के लिए छात्रों का यह ऐलान काफी मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। अंशिता, आपको क्या लगता है, क्या है ये पूरा मामला, क्यों दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है और छात्रों के आंदोलन से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी बिल्कुल, ये जो छात्रों का बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो ये मामला बढ़ रहा है, इसमें छात्र और सरकार अब आमने सामने आ गए हैं। छात्र पूरी तरह से तैयार हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तो वो अपना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे। और इस बात में कोई दोराई नहीं है कि जब छात्र एकजुट होकर सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। और ये हम लगातार पिछले कई सालों में देख चुके हैं। ये पिछले 5 साल का कार्यकाल भी अगर निकाला जाए, हालांकि इसमें कभी एनडीए की सत्ता रही, कभी महागठबंधन का सत्ता रही वहां पर, ठीक है, और वहीं अब दोबारा से एक बार फिर एनडीए की सरकार है। लेकिन इस पूरे 5 साल जो भी पूरे नहीं हुए, अगले साल 5 साल पूरे हो जाएंगे, इस दौरान में छात्र कई बार सड़कों पर उतरे और जो प्रदर्शन रहा वो काफी सरकार के लिए टेंशन बढ़ाने वाला रहा था। और अब एक बार फिर इस मामले को लेकर छात्र एकजुट होकर सड़क पर हैं और उसके लिए सरकार बैकफुट पर यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो ये मामला निकल कर आया है कि छात्र कोशिश ये कर रही, वो सरकार ये कोशिश कर रही है कि छात्रों पे ही जो ये आंदोलन हो रहा है इसके जिम्मेदार छात्रों को ही बता दे और छात्रों में ही ये मैसेज देने की कोशिश करे कि कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस दंगों को भड़का रहे हैं, जो मामले को खराब कर रहे हैं। और उसी पूरी रणनीति के तहत जो है दिलीप कुमार को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। और अब छात्रों का कहना है कि दिलीप कुमार को एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। पूरे दिन भर उनको पता ही नहीं चला, उन्हें डिटेन कर लिया गया, लेकिन पूरे दिन भर ये नहीं बताया गया छात्रों को कि वो हैं कहां पर। और जब जानकारी मिली कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। जी, जब छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखा, जब छात्रों ने कहीं ना कहीं एक तरह से चेतावनी दी कि अगर आप नहीं बताएंगे या उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर सड़क पर प्रदर्शन करेंगे, तो फिर पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो दंगा भड़का है या जिस तरह की जो प्रदर्शन हो रहा है, जो हालात अभी बिगड़े हुए हैं बिहार में, उसके पीछे की वजह दिलीप कुमार है। इन्होंने कुछ ऐसे पोस्ट किए थे जिसकी वजह से वहां पर हालात बिगड़ गए हैं। यानी छात्रों को भ्रामक तरीके से भड़काया गया है, छात्रों को गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई है, छात्रों को भटकाने की कोशिश की गई। इस तरह के तमाम गंभीर आरोप लगाकर दिलीप कुमार को अपने हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार है। वहीं दूसरी तरफ जो छात्रों का ये कहना है कि जो भी ये जानकारी जिसको लेकर दिलीप कुमार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने भ्रामक जानकारी दी है, उन्होंने झूठ फैलाया है और लोगों को या जनता को या छात्रों को बरगलाने की कोशिश की है, ये सारी चीजें आयोग की तरफ से की गई हैं। इसमें छात्रों का या खासकर दिलीप कुमार का लेना देना कुछ भी नहीं है। और इसलिए अब छात्रों की ये मांग है कि जल्दी से जल्दी दिलीप कुमार को या तो रिहा कर दें, नहीं तो जो अभी हमने शांत कर दिया है प्रदर्शन, जबकि छात्रों का बार बार ये भी कहना है कि हम बहुत ही शांत तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारा अधिकार है। मतलब हम किसी भी तरह से माहौल को तनावपूर्ण नहीं बना रहे हैं लेकिन उल्टा पुलिस हम पर लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस हमें हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। तो इसके चलते छात्रों और पुलिस में कई वीडियोस भी लगातार सामने आ रहे हैं। आराधना, हमारे दर्शकों ने भी देखे होंगे कि किस तरह से पुलिस और छात्र के बीच झड़प देखने को मिल रही है। पुलिस लाठीचार्ज करती दिखाई दे रही है निहत्थे छात्रों पर। तो ये पुलिस प्रशासन सिर्फ छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है और ये मामला अब और बढ़ता जा रहा है। खासकर अब चुनावी राज्य और चुनावी साल में हम एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अभी से महाराष्ट्र के चुनाव होते ही बिहार में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अभी से तैयारी, हालांकि अगले साल के आखिर तक चुनाव होना है, लेकिन अभी से ही नीतीश कुमार एक्टिव मोड में है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए छात्रों का जो एकजुट होने वाला जो ये मामला निकल कर आ रहा है, ये नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा सकता है। और फिलहाल दिलीप कुमार को गिरफ्तार करके छात्रों के गुस्से को भड़का दिया है और छात्र अब शांत बैठने वाले नहीं हैं।
जी हाँ, तो जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया कि छात्रों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर दिलीप कुमार को रिहा नहीं किया गया तो छात्र एक बार फिर आंदोलन शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि छात्र 1 डे 1 शिफ्ट की मांग पर अड़े हुए हैं। बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमने यूपी में भी देखा था अंशिता, और वहां भी आखिरकार सरकार को छात्रों की मांगों के आगे झुकना पड़ा था। और यहां भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने मिला, जहां छात्रों की मांगों के आगे ये तो साफ कर दिया बीपीएससी ने कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। साथ ही बीपीएससी की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया उस पर भी काफी विवाद हो रहा है। प्रेस नोट में बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन करवाने का कोई उनकी ये चॉइस ही नहीं थी। आयोग कभी इसके पक्ष भी नहीं था, लेकिन ये अफवाह फैलाई गई। तो एक तरह से आयोग का ये जो कथन है कि ये अफवाह फैलाई गई, ये कहां तक तर्कसंगत है, और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी आयोग ही घिर रहा है अंशिता। जी बिल्कुल, पहले जिस तरह की, माफी चाहूंगी, जिस तरह की खबरें यहाँ पर लगातार आ रही हैं तो उसको लेकर आयोग पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आरोप नॉर्मलाइजेशन की बात उस पर लगी, 2 शिफ्ट में क्यों परीक्षा करवा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए। बिल्कुल आपने सही कहा आराधना, भी कुछ दिन पहले ही यूपी में भी ऐसा ही मामला गरमाया था और छात्रों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद योगी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी अब जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब आयोग का कहना है कि हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था। लेकिन सवाल अब यहां पर है कि अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया था तो फिर 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात आई कहां से, क्यों आ रही है, क्यों इस तरह की खबरें आ रही हैं, और क्यों छात्रों को उतरना पड़ा, और इतना सब होने के बाद अब आपकी तरफ से क्यों सफाई दी जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी बात तो कहीं थी नहीं। जबकि अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी ही आएगी। और इसी वजह से अब आयोग सफाई देने पे मजबूर है, आयोग घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। और आयोग घिरा है मतलब सरकार घिरी हुई है, और सरकार को इस जो छात्र एकजुट हुए हैं इससे चुनावों में बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ भांप पा रही है नीतीश कुमार सरकार। और इसी वजह से इस तरह की चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं कि आयोग अब बैकफुट पर है। और जाहिर है ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से यूपी में सरकार ने बैकफुट लिया, बैकफुट पर आई सरकार, अपना फैसला पलटा, और यही स्थितियां अब यहां पर भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है अंशिता कि अगर आयोग का ऐसा कुछ इरादा नहीं था, इस तरह की कोई जानकारी आयोग की तरफ से नहीं दी गई, तो जैसे ही छात्रों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया, इसका आह्वान किया, वैसे ही आयोग की तरफ से ये बयान सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन 12 घंटे तक छात्र डटे रहे, उन्होंने आयोग के दरवाजे पर प्रदर्शन किया, और यहां तक कि 3 बार पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिस पर काफी सवाल खड़े हुए, और इस पर सियासी बयानबाजी तक देखी गई। लेकिन तब आयोग की तरफ से सफाई नहीं आई, और जब 12 घंटे का समय बीतने लगा और उन्हें दिखा कि छात्र पीछे नहीं हटने वाले, उसके बाद आयोग की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए। ये अपने आप में एक तरह से आयोग की क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता है, उस पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आयोग अपनी सफाई में छात्रों पर ही आरोप मढ़ रहा है या कोचिंग संस्थानों पर ही आरोप मढ़ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार ये देखा जा रहा है कि आयोग का अब ये कहना है कि छात्रों की तरफ से भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, या एक तरफ कहा जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने ये गलत जानकारी फैलाई है। लेकिन बात फिर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि इस पूरे मामले को समझने में आपको 12 से 14 घंटे लग गए, जब छात्रों पर आपने लाठीचार्ज भी करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो गई, तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव, जो तमाम विपक्षी दल हैं वहां पर, या विपक्षी नेता हैं, बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, उनकी तरफ से जब इस पर बयान आना शुरू हो गया, छात्रों को समर्थन मिलना शुरू हो गया। यहां तक कि दिलीप कुमार जो अभी जेल में है, गिरफ्तार जिन्हें किया गया है, उनको लेकर भी जो दूसरे छात्र हैं उनका यह कहना है कि हम आंदोलन पर डटे रहेंगे और आंदोलन पीछे नहीं लेंगे अगर आप उन्हें नहीं रिहा करेंगे। वहीं छात्रों की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि दिल्ली तक से भी उनके पास कॉल्स आ रहे हैं, उनका यह कहना है कि आप डटे रहिए, हमारा समर्थन आपके साथ है, सरकार की जो ये तानाशाही चल रही है ये हम चलने नहीं देंगे। इसी बीच पप्पू यादव का भी बयान इसी तरह का आया है कि डिक्टेटरशिप को बंद किया जाए। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं, जब इस मामले ने तूल पकड़ा, जब सरकार इस मामले पे घिरती हुई नजर आई, तब आयोग को 12 से 14 घंटे बाद नींद टूटी आयोग की कि अरे ये क्या हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो ये चीज समझने में 12 से 14 घंटे का समय लग गया, जबकि ऐसा लग रहा है कि सरकार ये देख रही थी कि जो फैसला लिया है आयोग ने, या जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इस पर छात्रों की प्रतिक्रिया क्या रहती है। अगर छात्र इस मामले को पचा जाते हैं
तो जैसा आयोग सोच रहा है वैसा होगा। और अगर छात्र इस पर किसी तरह से कुछ नाराजगी, आपत्ति जताएंगे, नाराजगी जाहिर करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब वो हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे, कह देंगे हमने तो इस तरह का कोई कहा ही नहीं था, कोई नोटिफिकेशन हमारी तरफ से जारी किया ही नहीं गया था। जबकि ये सोचने वाली बात है कि यूपी में ऐसा ही मामला अभी कुछ ही महीने पहले निकल कर गया है, मुझे लगता है शायद 1 महीना भी नहीं हुआ है, और 1 महीने में और बिहार कोई यूपी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पड़ोसी राज्य ही है, बिल्कुल सटा हुआ है। वहां पर जब इतना आंदोलन हुआ, जब छात्रों ने इतनी नाराजगी इसके लिए जाहिर की और कई दिनों तक ये आंदोलन वहां पर चलता रहा, उसके बाद भी एनडीए सरकार ने, और वही आप समझिए डबल इंजन सरकार वाले ही दूसरे राज्यों में इस तरह की चीज हो रही है, तो जाहिर तौर पर इस तरह की खबर ये साफ दिख रहा है कि सरकार ने ये पासा फेंक कर एक समझने की कोशिश की थी कि यहाँ किस तरह से एक्शन लेते हैं छात्र, क्या प्रतिक्रिया रहती है, लेकिन वही हुआ है जो यूपी में हुआ, इसलिए अब सरकार जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इसे लेकर नीतीश सरकार बुरी तरह से घिर गई है। अब अभी फिलहाल तो एक तरफ से कोशिश की जा रही है, आरोप ये लग रहा है कि सरकार अपना पक्ष बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष को पूरा पूरा मौका मिल गया है। इस घटना से एक बार फिर विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने पे उतारू है, और तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान आया है। हम आपको सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कड़ी आपत्ति जताई है और सरकार की कड़ी निंदा की है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। हाँ, बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहाँ से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाके इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम करना। यहाँ तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य है, इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पढ़ाई में तैयारी लगती है, हर एक चीज है। 250 करोड़ रुपए की यात्रा जो ये कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इनको अपने छात्र छात्राओं से संवाद नहीं करना चाहिए? क्या उनके तकलीफों को दूर नहीं करना चाहिए? ये पूरा रैकेट है, ये जो आपका कोचिंग माफियाओं अब तय करेगा कौन बनेगा डीएसपी और कौन बनेगा एसडीएम। ये पूरा माफियाओं के खेल की वजह से कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ये काम जो है, पैटर्न जो है बदला गया है, इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक माफिया जो सिस्टम में हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने, किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई। तो जैसा कि आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से नीतीश सरकार पर सवाल उठाए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये पूरा एक रैकेट है अंशिता, जिसके तहत सरकार इस तरह का काम पूरा कर रही है। यानी छात्रों के हक के लिए आवाज उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये जो महिला संवाद यात्रा नीतीश कुमार निकाल रहे हैं, उन्होंने तंज भी कसा कि ये जो 250 करोड़ रुपए खर्च करके नीतीश कुमार अपनी महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उन्हें छात्रों से भी एक संवाद नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है अंशिता, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसे लेकर अभी से सरगर्मियां देखी जा रही हैं, और ऐसे में इस तरह के मामले नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए, यहां तक कि बीजेपी, एनडीए के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, उन्होंने अपने इस बयान में, अभी हमने तेजस्वी यादव को जैसे कि सुना, उन्होंने अभी नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा, यहाँ तक कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर भी निशाना साधा कि वो भी माफिया हैं, छात्रों को बेवकूफ बना रहे हैं कि डीएम बनेंगे 100% गारंटी है, एसडीएम बनाएंगे 100% गारंटी है। इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पूरा रैकेट है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम कर रहा है। मतलब नीतीश कुमार को पूरी जानकारी है कि छात्रों को कैसे पागल बनाया जा रहा है, उनके भविष्य
के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तमाम चीजें उन्होंने हाईलाइट की। और एक बार फिर जैसे कि आपने कहा कि महिला संवाद जो यात्रा अभी नीतीश कुमार की तरफ से निकाली जा रही है, जाहिर है यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार महिलाओं को ही साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार का महिलाओं पर ही फोकस क्यों है, ये एक दिलचस्प सवाल है। तो उसकी वजह हम सभी जानते हैं कि अभी जितने भी चुनाव हुए, हम झारखंड और महाराष्ट्र की बात करें तो दोनों ही राज्यों में जो गेम चेंजर साबित हुई हैं वो महिलाएं हुई हैं। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि झारखंड में पूरा माना जा रहा था कि शायद इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है, एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन हेमंत सोरेन ने यानी जेएमएम ने आखिरी समय पर जो दाव चला, जो मैया सम्मान योजना है उसकी राशि जो बढ़ाई, उसका असर देखने को मिला नतीजों में। बहुत अच्छे आंकड़ों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता में वापसी की, जबकि इतिहास रचा है, क्योंकि अभी तक जब से गठन हुआ है झारखंड का, किसी भी सरकार ने वहां पर रिपीट नहीं किया है। तो एक बड़ा गेम चेंजर वहां साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नतीजों की अगर बात करें तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां पर भी जो लाड़की बहन योजना है उसकी वजह से ये एनडीए के पक्ष में आए हैं। तो वही चीज यहां पर नीतीश कुमार भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए यहां पर तेजस्वी यादव ने उन पर तंज कस दिया है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति आखिर है क्या, वो किस रणनीति के तहत चल रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल में अब वो एंटर हो चुके हैं, अब अभी से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो ऐसे में वो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति क्या है और उसी पर ही निशाना साधते हुए और उनकी रणनीति को कहीं ना कहीं फेल करने की कोशिश करते हुए तेजस्वी यादव ने युवाओं का, छात्रों का मुद्दा उठाया है और साफ साफ कहा है कि सिर्फ महिलाओं से संवाद करने से काम नहीं चलेगा, आपको युवाओं की भी बात सुननी पड़ेगी, छात्रों की भी बात सुननी पड़ेगी, उनकी तकलीफों को जानना पड़ेगा। तो ऐसे कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान से और जिस तरह से वो छात्रों के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, उससे नीतीश कुमार की जो ये महिला संवाद यात्रा है उसको कहीं ना कहीं फीका कर दिया है और उसके दाव को कहीं ना कहीं फेल कर दिया है। आराधना जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें छात्रों के इस आंदोलन की, तो ना सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि कोचिंग संस्थानों के भी शिक्षकों ने छात्रों को अपना समर्थन दिया है। जब हम बिहार में बात करते हैं तो खान ग्लोबल स्टडीज के जो प्रमुख चेहरा हैं खान सर, जो बहुत ही फेमस है छात्रों के बीच, उन्होंने भी छात्रों के इस आंदोलन का समर्थन किया है और उनकी भी गिरफ्तारी की खबरें आई थी अंशिता, जिसे मतलब जिस पर छात्रों के अंदर का गुस्सा काफी और भड़क गया था और उनकी रिहाई की भी मांग उठी थी कि जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई की जाए। मतलब एक तरफ हम देखते हैं छात्र नेता दिलीप कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, वहीं खान सर की भी गिरफ्तारी की खबर आई और इस पर अब पुलिस ने हालांकि उन्हें रिहा भी कर दिया गया है और इसके बाद पुलिस की तरफ से एक चेतावनी भी जारी की गई। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं थी और दूसरा की चेतावनी भी जारी की कि इस तरह खबरें जो फैलाएगा, अफवाहें जो फैलाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर की जाएगी। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि जो जो छात्र के साथ आकर खड़ा हो रहा है, छात्रों की मांग, छात्रों की जो मांग है उन्हें दोहरा रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। यानी जाहिर तौर पर छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, छात्रों के समर्थकों की आवाज यहाँ पर दबाई जा रही है। लेकिन खान सर वाले मामले में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर एक मामला ये भी है कि खान सर खुद वहां पर गए थे और छात्रों की मांगों को दोहराने के लिए गए थे, ऐसा कुछ जानकारी निकल कर आ रही है कि वो खुद पुलिस के पास पहुंचे थे और ये जानने के लिए पहुंचे थे कि आखिर मामला क्या है, क्यों छात्रों को पकड़ा जा रहा है, क्यों ये लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्यों वहां पर, ऐसा पुलिस का कहना है। मतलब पुलिस ये दावा कर रही है कि जो भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि खान सर को गिरफ्तार किया गया है, सच्चाई ये नहीं है। इसके उलट सच्चाई ये है कि वो खुद आए थे, जानकारी लेने के लिए आए थे और उसके बाद पुलिस की तरफ से ससम्मान उन्हें उनके घर पहुंचाया गया और उस समय का वीडियो जो है वायरल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्हें मतलब अब मतलब उन्हें गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी तक जानकारी मेरे पास नहीं है कि खान सर की तरफ से इस पर कोई सफाई या कुछ बयान आया है, क्योंकि जब तक खान सर की तरफ से इस पर बयान नहीं आता है पुलिस के दावे पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, खान सर आगे आकर खुद कह दे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया था, जो पुलिस दावे कर रही है वही सही है, या फिर खान सर खुद से बताएं आकर कि नहीं उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस अपडेट के बारे में अभी सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर खान सर की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आराधना जी हाँ बिल्कुल, यानी इन गिरफ्तारियों को लेकर भी एक तरह से एनडीए की जो सरकार है वो घिर गई है और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और एक तरह से जिस तरह से छात्रों के आंदोलन को दबाया गया, उन पर लाठीचार्ज की गई, छात्र अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, वो अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। इस पर सवाल उठे, नीतीश सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। एक तरह से
कहा यह भी जा रहा है कि इसका डर नीतीश सरकार के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जहां वो तैयारियां अभी से शुरू कर चुके हैं, तो वही ये जो छात्रों का आंदोलन है ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। एक कह लीजिए साफ तौर पर ये दिख रहा है कि छात्रों के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा है और चुनाव के नतीजों पर भी इसका असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और आप इसको ऐसे देख सकती हैं आराधना कि अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। लोकसभा चुनाव में यूपी में जो बीजेपी सपना सजाकर बैठी थी कि 70 से ऊपर सीट्स लेकर आएगी, लेकिन उसकी सीट्स घट गई और नतीजा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से पिछड़ गई। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह मानी गई लोकसभा चुनाव में यूपी में सीट्स कम होने की, उसकी सबसे बड़ी वजह थी छात्रों की नाराजगी। छात्रों के लगातार आंदोलन चले थे, आरओ पेपर लीक मामला और पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, या जिस तरह से अभ्यर्थियों के वो नहीं आ रहे थे पेपर, मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह जो चीजें लटकाई रखी गई, वो सारी चीजें जो नहीं आ रही थी, अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं आ रहे थे। तो जिस तरह से युवा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर सड़क पर प्रदर्शन करते रहे, वो नाराजगी युवाओं ने अपनी दिखाई जब वोट देने की बारी आई। लोकतंत्र की ताकत को वहां पर छात्रों ने दिखाया और उसी को देखकर अब नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बिहार में डरी हुई है, क्योंकि अगर केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं युवा, तो फिर ये तो विधानसभा चुनाव है। अगर युवाओं की नाराजगी को अभी के अभी खत्म नहीं किया गया तो जो अभी चुनाव होने वाले हैं बिहार के, उस पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि छात्रों में, युवाओं में बहुत ज्यादा ताकत होती है, वो किसी भी सरकार को दिगा सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी एक तरफ छात्रों ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी नीतीश कुमार के अंदर डर देखा जा रहा है, बीजेपी को लेकर भी। जिस हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बदलाव देखा, एकनाथ शिंदे जो कि इससे पहले मुख्यमंत्री थे एनडीए की ही सरकार में, इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला और इसका ही डर नीतीश कुमार के अंदर दिखाई दे रहा है। और वहीं इस बीच जेडीयू की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए फिर से नारेबाजी की जा रही है कि एक बार फिर नीतीश कुमार का नारा लगाया जा रहा है। तो इस सब पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आराधना कि एक डर देखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार के नाम की चर्चा जोरों से जेडीयू की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही महाराष्ट्र में हुआ। नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया एकनाथ शिंदे जो योजना लाए उनको आगे ला कर चुनाव लड़ा गया। लगातार ये कहा भी जा रहा था कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हो भी सकते हैं, अंदर खाने से यही चर्चा चल रही थी। लेकिन जब नतीजे आए, नतीजों में बीजेपी को जैसे ही महसूस हुआ कि आंकड़ा उसका अच्छा निकलता चला जा रहा है, बीजेपी ने अपने बयान बदल दिया और साफ साफ कह दिया कि अब अगर वो सीएम होगा तो बीजेपी का होगा। वही चीज यहां बिहार में है। लगातार अभी तक बीजेपी नीतीश कुमार को साधे रखने के लिए, जेडीयू को साधे रखने के लिए यही कहती आई है कि अगला चुनाव जो बिहार में लड़ जाएगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब नीतीश कुमार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हालत देख के डर गए हैं। उन्हें लग रहा है, और ये डर उनका शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी दिखाई दिया। उनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जो चीज आज यहाँ एकनाथ शिंदे के साथ हुई है, हो सकता है अगले साल उनके साथ भी हो जाए। हो सकता है कि अगले साल जब बिहार में शपथ ग्रहण हो और बीजेपी अगर अच्छे नंबर लेकर आ जाए तो क्या पता डिप्टी सीएम बने वो बैठे और सम्राट चौधरी शायद सीएम बन जाए, या फिर कोई दूसरा नाम निकल कर आ जाए, मतलब वहां पर भी रोल रिवर्स हो जाए। तो यहाँ ये स्थितियां वहां पर बनी हुई है नीतीश कुमार की, वो बहुत ज्यादा डर में है। और इसकी वजह बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति अपनाई है, महाराष्ट्र में जिस तरह से सहयोगियों के साथ खेल किया है वो है। और इसीलिए अभी यहाँ पर नीतीश कुमार ने जेडीयू, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अपने नेताओं को ये मैसेज दे दिया है कि उस कंडीशन में रहना है जेडीयू को कि वो बार्गेनिंग पावर में रहे और किंग मेकर की भूमिका में रहे। मतलब अगर वो एनडीए के साथ हो तो ही एनडीए सरकार बना पाए, अगर वो महागठबंधन के साथ हो तो ही महागठबंधन सरकार बना पाए। बिना नीतीश कुमार के कोई भी सरकार नहीं बन पाए, जो कि अभी इतने सालों से यहां पर चलता आ रहा है बिहार में। जी हाँ, यानी कि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की तरह बिहार की सियासत में भी बड़े बदलाव की आहट से नीतीश कुमार डरे हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं हम अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में हेमंत सोरेन लगातार अपनी सरकार के गठन के साथ ही वो लगातार अपने मैदान में डटे हुए हैं और वो विकास के कार्यों में जुड़े हुए हैं। और अभी हाल ही में मैया सम्मान योजना को लेकर घोषणा की गई थी कि दिसंबर महीने में पहली राशि मैया सम्मान योजना की आ जाएगी और इस बार ये राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500
कर दी गई है, जिस पर लंबी कतारें देखी जा रही है। अंशिता, महिलाओं की कतार बढ़ती नजर आ रही है। हर बार की तुलना में इस बार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। जो ये राशि के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसके लिए बहुत बढ़ चढ़कर महिलाओं ने अभी अपनी हिस्सेदारी दिखाई। मतलब एक तरह से जागरूकता भी बढ़ी महिलाओं में। और वहीं अगर हम हेमंत सोरेन के पक्ष की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादा किया था वो भी निभाते हुए दिख रही है। बिल्कुल, ये महिलाओं की जागरूकता, महिलाओं की हिस्सेदारी तो वोटिंग में ही नजर आ गई थी आराधना, क्योंकि जब पोलिंग बूथ से जो तस्वीरें आ रही थी उसमें कई पोलिंग बूथ ऐसे थे जिसमें पिछले बार के मुकाबले इस बार महिलाओं के आने की मतलब जो आंकड़े थे वो ज्यादा थे, महिलाओं का प्रतिशत इस बार ज्यादा था। तो इसको लेकर तभी ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि कल्पना सोरेन ने जिस तरह से हर जगह जाकर महिलाओं के बीच मैया सम्मान योजना के बारे में जानकारी दी है, महिलाओं को जागरूक किया है, वो मैसेज जो कल्पना सोरेन ने महिलाओं तक एक महिला होने के नाते महिलाओं तक पहुंचाने की जो कोशिश की है, महिला के होने के नाते महिला से जो वो कनेक्ट बना पाई हैं, वो वोटिंग में दिखाई भी दिया। महिलाएं निकल कर आई और उसी का नतीजा ये रहा कि जेएमएम ने बहुत अच्छे आंकड़ों के साथ सत्ता में वापसी की है। तो ये चीज, लेकिन सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि जेएमएम ने जो वादे किए वो उन वादों को सत्ता में आते ही पूरे करने लगे। मतलब आप सरकार गठन से पहले ही जेएमएम की तरफ से अपने वादों पर चलना शुरू कर दिया गया था। मतलब सरकार गठन या सीएम पद के चुनाव ये सब एक औपचारिकताएं थी, उससे पहले ही ये जानकारी आ गई थी कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी, और दिसंबर लगते ही मैया सम्मान योजना की जो 2500 की पहली किश्त है उसे बस भेजना बाकी रह गया है। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, पूरा पेपर वर्क हो गया है। तो इससे ये पता चला था कि जो वादे जेएमएम ने किए वो पूरे करें, और जेएमएम ने जो वादे किए वो पूरे करती है। इसी का ही नतीजा रहा कि सत्ता में उन्होंने वापसी की है। जी बिल्कुल। और वहीं इस समय मैया सम्मान योजना के साथ ही अगर हम बात करें तो एक और पोषण सखी बहन की भी चर्चा काफी तेज है अंशिता। और हेमंत सोरेन ने अभी हाल ही में इस पर ट्वीट करके अभी थोड़ी देर पहले ही जानकारी भी दी कि वो पोषण सखी बहनों से मिले, और इससे लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो क्या है ये पोषण सखी का मुद्दा, क्या है पोषण सखी बहनें? जी, मैं आपको बता दूं आराधना कि आंगनबाड़ी में पोषण सखी करके एक कुछ महिलाओं का चयन किया जाता है। उनका बाकायदा काम ये होता है कि वो जगह जगह जाकर कुपोषित बच्चों को चुनेंगी और कुपोषित बच्चों के फिर उनके टेक केयर करेंगी। मतलब ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसे समझ लीजिए कि एक महिला को 4 बच्चे या 10 बच्चे या चयन किया उन्होंने, और फिर अब उन 10 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उन महिलाओं की होती है जो पोषण सखी महिला है। एक महिला के अंदर 2 बच्चे 4 बच्चे कितने भी हो सकते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी उनकी होगी, और उसके बाद पूरी रिपोर्ट उन्हें सौंपनी होगी। अपने ऊपर जो भी लोग हैं उनको सौंपनी होगी कि उन्होंने इन बच्चों को अपने टेक केयर में लिया और फिर उसके बाद इन बच्चों को पोषित किया है। ये पूरी जानकारी सरकार तक पहुंचानी होती है। तो इस पर ऐसा दावा किया जा रहा है, हेमंत सोरेन सरकार का ये दावा था कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं रोक लगाई जा रही थी, इस काम में बाधा पैदा की जा रही थी, जिसे हेमंत सोरेन सरकार ने दोबारा से सत्ता में आने के बाद दोबारा शुरू करवाया है। तो हेमंत सोरेन का जो ट्वीट है पहले मैं आपको वो पढ़ के सुना देती हूँ। तो हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है, आज आवास में राज्य की विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी बहनों से मुलाकात की। आप सभी को बहुत बहुत आभार और जोहार। केंद्र सरकार ने जब हजारों पोषण सखियों से जुड़ी योजना को बंद करते हुए हिस्सा राशि देने से इनकार कर दिया था, तो आपका यही भाई और बेटा ही आपके साथ खड़ा रहा। झारखंड की हजारों पोषण सखी बहनों को पुनर्बहाल करने का काम आपकी राज्य सरकार ने किया था। आज आवास आकर आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और जोहार। मतलब इनका ट्वीट ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पोषण सखी योजना वाली जो योजना या स्कीम है उसे बंद कर दिया गया था। उसमें जो हिस्सा देना होता है केंद्र सरकार की तरफ से उसे नहीं दिया जा रहा था, और फिर जब नहीं दिया जा रहा था तो भी राज्य सरकार ने यानी हेमंत सोरेन सरकार ने उसको रुकने नहीं दिया, खुद से उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई। जो भी राशि बनती थी वो अपने ही खाते से दी, अपने कोटे से दी, और उसे सुचारू रूप से चलाया। और अब वो जाकर पोषण सखी महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की और उसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि एक तरह से आभार इसलिए भी प्रकट करना है क्योंकि महिलाओं की वजह से ही सत्ता में एक बार फिर वापसी की है हेमंत सोरेन ने। तो अब वो उन लोगों से मिलकर आभार भी व्यक्त कर रहे हैं जिनकी वजह से वो एक बार फिर सत्ता में आ सके हैं।
जी अंशिता, मतलब अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना हो गया, पोषण सखी बहन योजना हो गई, इन सभी पर लगातार रोक लगाने की कोशिश की गई केंद्र सरकार और बीजेपी की तरफ से। फंड्स की बात करें तो आदिवासियों के हक का एक और फंड है जिसे लेकर हेमंत सोरेन लगातार मांग उठा रहे हैं। 1,36,000 करोड़ की जो राशि है, जो कि कोयला रॉयल्टी टैक्स है, उसे लेकर हेमंत सोरेन आवाज उठा रहे हैं। तो एक तरह से उनकी ये ट्वीट इस तरफ भी इशारा कर रही है कि केंद्र सरकार या बीजेपी की तरफ से कोई भी बाधा डाली जाए, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार उसका डटकर मुकाबला करेगी, अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा करेगी और उनके लिए अपने हर कर्तव्य का पालन करेगी। और एक और अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है उनकी इस ट्वीट को कि जिस तरह से उन्होंने पोषण सखी बहन के लिए अपनी क्षेत्र की महिलाओं का जो अधिकार वापस लिया है, उसी तरह से ये जो कोयला रॉयल्टी टैक्स है, इस पर भी वो केंद्र सरकार के आगे हार नहीं मानेंगे और इसे भी लेकर रहेंगे। इस पर वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। अंशिता, इस पर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये तो लगातार ही देखा जा रहा था कि जब झारखंड में चुनाव चल रहे थे उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना को भी नेगेटिव दिखाने की कोशिश की गई। उसको लेकर ये मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि ये तो बीजेपी की जो योजना है उनको चुराकर यहाँ पर उसको किया जा रहा है, लेकिन कल्पना सोरेन ने उस वक्त भी डटकर मुकाबला किया। वहीं दूसरे जो मामले हैं, एक और मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि अगर यहाँ पर हेमंत सोरेन की बजाय आप किसी और को चुनते हैं, यानी बीजेपी या एनडीए की सरकार बनती है, तो अडानी का राज यहां पर हो जाएगा। कोयले पर उनकी नजर है, खदानों पर उनकी नजर है और बीजेपी उनका सहारा मतलब हेल्प करेगी। तो ये सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश की गई और उसी को लेकर अब केंद्र सरकार पर जब सत्ता में जब हेमंत सोरेन आ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि जनता ने उनके वादों पर भरोसा जताया है, उनके दावों पर भरोसा जताया है, तो अब हेमंत सोरेन आने के बाद से लगातार अपने उन वादों को, अपने उन दावों को पूरा कर रहे हैं और केंद्र सरकार को बार बार ये याद दिला रहे हैं कि आपने बहुत कोशिश की यहाँ पर कि मेरी सरकार ना बने, लेकिन जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मतलब जनता ने अपना कर्तव्य पूरा किया मुझे चुनकर, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने काम पूरे करूं जो मैंने उनसे वादे किए थे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमने बिहार से लेकर झारखंड तक हर जगह की राजनीति की बात की, कैसे बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के आगे एनडीए सरकार मुश्किलों से घिर गई है, तो झारखंड में कैसे हेमंत सोरेन ने महिलाओं से लेकर अपने क्षेत्र के पूरी जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का बीड़ा उठाकर रखा है। और आगे भी हम इन सब तरह की चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं अंशिता आपका भी धन्यवाद